हेलो दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार आप सभी का अभिनव टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई पहल करने जा रहे हैं और यूट्यूब पे आपके लिए क्लासेज टेक्निकल क्लासेज लेके आ रहे हैं और ये हमारा आज पहला वीडियो है। दोस्तों, हमने ये वीडियो 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटिव बनाया है। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोग थोड़ा सा विश्लेषण कर सकते हैं कि आज तक आपने क्या पढ़ा और आपको क्या पढ़ना चाहिए था। दोस्तों, आपको ज्ञात हो तो हमारा अभिनव टेक्निकल क्लासेज बस्सी के अंदर कक्षाएं पिछले 11 वर्षों से संचालित है, जिसमें केवल ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की कोचिंग करवाई जाती है। ऑफलाइन कोचिंग आज तक करवा रहे थे हम लोग। आज से हम लोग पहले वीडियो के साथ यूट्यूब पे आ रहे हैं और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और हमारे चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार अभिनव टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले 3 फेज प्रेरण मोटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 3 फेज प्रेरण मोटर, जिसको 3 फेज इंडक्शन मोटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर का डायग्राम आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर 3 फेज प्रेरण मोटर के सबसे पहले बात करें तो 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग हैं। सबसे पहला एक भाग कहलाता है स्टेटर और दूसरा भाग है रोटर। स्टेटर स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर कहलाता है। कैसा भाग? स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर कहलाता है और घूमने वाला भाग यानी घूर्णन करने वाला भाग रोटर कहलाता है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा स्टेटर के बारे में देखें तो 3 फेज मोटर का जो स्टेटर है वो टोटल 300 वर्ताकार होता है और वर्ताकार स्टेटर होने के कारण 360 में हम लोग जब 3 फेज की वाइंडिंग करेंगे तो 3 का भाग देंगे, 120 डिग्री आएगा। अर्थात 3 फेज की इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 120 डिग्री के अंतर पर 3 फेज की वाइंडिंग की जाती है। 120 डिग्री के अंतर पर कितने फेज की वाइंडिंग हो गई? 3 फेज की वाइंडिंग की जाती है। उसके बाद थोड़ा सा देखा जाए तो 3 फेज की जो वाइंडिंग है उसमें प्रत्येक फेज की वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं और प्रत्येक फेज की वाइंडिंग के जो 2 सिरे हैं, इस प्रकार से टोटल मिला के स्टेटर के 6 सिरे टर्मिनल बॉक्स पे निकले होते हैं और इन सिरों को हम लोग भारतीय मानक संस्थान के अनुसार U1, U2, V1, V2, W1 और W2 से हम लोग दर्शाते हैं। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार 3 फेज इंडक्शन मोटर के टोटल 6 सिरे होते हैं और 6 सिरे को U1, U2, V1, V2, W1 और W2 से हम लोग दर्शाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो इन सिरों को आवश्यकता के अनुसार स्टार या डेल्टा में जोड़कर हम लोग 3 फेज सप्लाई से मोटर के स्टेटर को जोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कर दे स्टेटर का स्टार में, तो हम लोग देखेंगे देखो, स्टार में जोड़ने के लिए सभी वाइंडिंगों के अंतिम सिरों को एक जगह जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका दूसरा सिरा है, इसका भी दूसरा सिरा है और इसका भी दूसरा सिरा है, तो ये स्टार कनेक्शन हो गया। और बाकी बचे जो 3 सिरे हैं, इन तीनों सिरों को 3 फेज सप्लाई से जोड़ देते हैं और 3 फेज सप्लाई का फेज क्रम होता है RYB। इस प्रकार से 3 फेज मोटरों के स्टेटर को 3 फेज AC सप्लाई प्रदान की जाती है और रोटर को किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई प्रदान नहीं की जाती है। रोटर शॉर्ट सर्किट तांबे के चालकों द्वारा बनाया जाता है और स्टेटर में जो 3 फेज AC सप्लाई हम लोग देते हैं उसके कारण स्टेटर में प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स बनता है। तीनों फेज की वाइंडिंग के अंदर स्टेटर में प्रत्यावर्ती प्रकार का फ्लक्स बनता है और स्टेटर में जो प्रत्यावर्ती फ्लक्स बनता है उसी प्रत्यावर्ती फ्लक्स के अंदर रोटर के चालक स्थिर रहते हैं और इस कारण माइकल फेराडे का जो चुंबकीय प्रेरण का नियम है, मैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है, उस नियम के अनुसार
ये रोटर के चालक स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करते हैं और चालकों के अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इंडक्शन के सिद्धांत से, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से रोटर के चालकों में ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसके कारण हम सभी एसी मोटरों को इंडक्शन मोटरों के नाम से जानते हैं। सभी एसी मोटरें इंडक्शन मोटरें कहलाती है या प्रेरण मोटरें कहलाती है, क्योंकि एसी मोटरों के रोटर में स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इंडक्शन क्रिया से ईएमएफ उत्पन्न होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एसी मोटरों को इंडक्शन मोटरों के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि 3 फेज़ की जो मोटरें होती है, इन 3 फेज़ की मोटरों के रोटर की जो 3 फेज़ की मोटरों का जो रोटर होता है, इस रोटर में स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ईएमएफ उत्पन्न हो गया, अर्थात इंडक्शन क्रिया से ईएमएफ उत्पन्न हो गया। इसी कारण एसी मोटरों को इंडक्शन मोटरें या प्रेरण मोटरों के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटरों के स्टेटर और रोटर, क्या स्टेटर और रोटर दोनों को सप्लाई से जोड़ा गया है? क्या स्टेटर और रोटर दोनों को सप्लाई द्वारा एक्साइटेड किया गया है? नहीं। 3 फेज़ एसी मोटरों के केवल स्टेटर को हम लोग 3 फेज़ सप्लाई से जोड़ते हैं, रोटर को सप्लाई से नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए एसी मोटरों को या इंडक्शन मोटरों को हम लोग सिंगल एक्साइटेड मोटरों के नाम से भी जानते हैं, एकल उत्तेजित मोटरों के नाम से भी जानते हैं, 3 फेज़ एसी मोटरों को। ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मेन जो हमें देखना था वो यहाँ पे स्लिप के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। स्लिप के बारे में हम ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आप आज तक आपने शायद किसी भी वीडियो के अंदर या किसी भी क्लास में आपने इतने अच्छे तरीके से देखा नहीं होगा। तो और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्लिप से रिलेटिव निकल के आते हैं, आप कोई सा भी क्वेश्चन निकाल लेना, आपका एक भी क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ हो या आगे आएगा या आपकी कोई बुक हो उसके अंदर हो, तो आप सभी क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, वापस मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ आपके लिए। 3 फेज़ एसी मोटरों के 2 भाग हैं, एक भाग स्टेटर है तो दूसरा भाग रोटर है। स्टेटर वह भाग है जो स्थिर रहता है, तो स्थिर रहने वाले भाग को हम लोग स्टेटर कहते हैं, और रोटर वह भाग है जो घूमता रहता है। ये जो बीच का भाग है ये क्या है? रोटर है। तो घूमने वाला भाग कहलाता है रोटर, घूर्णन करने वाला भाग रोटर कहलाता है। स्टेटर में 120 डिग्री के अंतर पर 3 फेज़ की वाइंडिंग स्थापित की जाती है और 3 फेज़ की वाइंडिंग के टोटल 6 सिरे होते हैं और इन 6 सिरों को हम लोग क्रमशः U1, U2, V1, V2 और W1, W2 से दर्शाते हैं। ठीक है। इन 6 सिरों को आवश्यकता के अनुसार हम लोग स्टार या डेल्टा में जोड़ लेते हैं और आवश्यकता के अनुसार स्टार या डेल्टा में जोड़ करके हम इसको 3 फेज़ एसी सप्लाई से जोड़ देते हैं। 3 फेज़ एसी सप्लाई का फेज क्रम RYB होता है, रेडियल व ब्लू होता है। और इस प्रकार से 3 फेज़ एसी मोटरों के स्टेटर को तो 3 फेज़ एसी सप्लाई से जोड़ते हैं, लेकिन रोटर को किसी भी प्रकार की कोई भी सप्लाई नहीं दी जाती है। तो रोटर में स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इंडक्शन क्रिया से ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसी कारण हम लोग एसी मोटरों को इंडक्शन मोटरों के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ परिभाषाएं हैं, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जामों में और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस गति। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रोटर गति। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्लिप। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंशीय स्लिप। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनस गति की। सिंक्रोनस गति क्या है? सिंक्रोनस गति को हम लोग NS से दर्शाते हैं। S का मतलब है सिंक्रोनस, N का मतलब है गति। सिंक्रोनस गति, तो सिंक्रोनस गति क्या है? जब हम लोग 3 फेज़ एसी मोटरों के स्टेटर को 3 फेज़ सप्लाई से जोड़ते हैं, RYB से जोड़ते हैं, तो RYB का मतलब क्या है? R का मतलब है जिस फेज़ के अंदर सबसे पहले EMF उत्पन्न होता है, अधिकतम EMF उत्पन्न होता है, उसको हम लोग R नाम देते हैं। जिस फेज़ के अंदर दूसरे नंबर पे अधिकतम EMF उत्पन्न होता है उसको Y नाम देते हैं।
और जिस फेज के अंदर सबसे लास्ट में अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको हम लोग बी नाम देते हैं। इस प्रकार 3 फेज सप्लाई का फेज क्रम आर वाई बी होता है और स्टेटर की वाइंडिंग में यहाँ आर है, यहाँ वाई है और यहाँ बी है। इस प्रकार से स्टेटर में सबसे पहले अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र आर पर बनेगा, उसके बाद अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र वाई पर बनेगा, उसके बाद अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र बी पर बनेगा और वापस फिर आर पर, फिर वाई पर और फिर बी पर। इस प्रकार 3 फेज सप्लाई के कारण 3 फेज की मोटरों के स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र है ये घूमने वाला बनता है, रोटेटिंग प्रकार का बनता है। तो 3 फेज मोटरों के स्टेटर को जब हम लोग 3 फेज सप्लाई से जोड़ते हैं तो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग प्रकार का बनता है, घूमने वाला बनता है। आर से वाई, वाई से बी, बी से आर, आर से वाई, वाई से बी। इस प्रकार स्टेटर में रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और स्टेटर का जो रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र की जो गति है इसी को हम लोग सिंक्रोनस गति के नाम से जानते हैं, इसको NS से दर्शाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की जो गति है इसी को हम लोग सिंक्रोनस गति के नाम से जानते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बात करें हम लोग रोटर गति की, तो रोटर गति को हम लोग NR से दर्शाते हैं। R का मतलब है रोटर, N का मतलब क्या है, गति है। तो रोटर गति NR। तो रोटर गति क्या है, जिस गति पर इंडक्शन मोटरों का रोटर गति करता है या जिस गति पर इंडक्शन मोटर घूर्णन करती है वह गति आपकी रोटर गति कहलाती है और रोटर गति को हम लोग NR से दर्शाते हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मोटर की घूर्णन गति, मोटर की घूर्णन गति भी इसको हम लोग कहते हैं। जिस गति पर रोटर घूमता है वही तो मोटर की घूर्णन गति है। तो मोटर की घूर्णन गति रोटर की गति के नाम से जानी जाती है, इसको NR से दर्शाते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करें तो 3 फेज मोटरों को हम लोग अतुल्यकालिक मोटरें भी कहते हैं, अतुल्यकालिक मोटरें भी कहते हैं। अतुल्यकालिक मोटर, जो इंडक्शन मोटरें हैं वो अतुल्यकालिक मोटरें भी कहलाती है। उसका कारण ये है कि स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की जो गति है वो सिंक्रोनस गति है, जिसको तुल्यकालिक गति हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तुल्यकालिक गति, ये तुल्यकालिक गति है, ठीक है। तो तुल्यकालिक गति के बराबर अगर रोटर घूमता है तो मोटर कहलाती है तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर। लेकिन एसी मोटरों का जो रोटर है वो तुल्यकालिक गति से कम गति पर घूमता है, अर्थात स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की जो गति है सिंक्रोनस गति है। इस सिंक्रोनस गति से रोटर की गति कम होती है। कौन सी मोटरों की बात है, इंडक्शन मोटरों की। तो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति की तुलना में रोटर की गति कम होती है। इसके कारण दोनों के बीच की गति का जो अंतर है, अर्थात सिंक्रोनस गति और रोटर गति के बीच का जो अंतर है, इसी को हम लोग स्लिप या फिसलन के नाम से जानते हैं। यानी रोटर की गति सिंक्रोनस गति से हमेशा कम होती है। तो सबसे मेन जो नोट करने की बात है 3 फेज इंडक्शन मोटरों की वो ये है कि रोटर की गति सिंक्रोनस गति से हमेशा कम होती है। रोटर की गति हमेशा सिंक्रोनस गति से कम होती है। और स्लिप क्या है, सिंक्रोनस गति और रोटर गति दोनों का अंतर कहलाता है स्लिप। अब हम लोग बात करें अंश स्लिप की। देखो सबसे पहले बात करें हम लोग कि अंश क्या है। अंश का मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/7। 2/7 में 2 क्या है, अंश है, 2 अंश है और 7 क्या है, हर है, ठीक है। तो अंश स्लिप क्या है, जब हम लोग स्लिप को सिंक्रोनस गति के अंश के रूप में लिख देते हैं तो वही अंश स्लिप कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 7 का अंश क्या था, 2 था, तो 7 के अंश के रूप में 2 रख दिया तो 7 का अंश क्या है, 2 है। उसी प्रकार हम लोग जब सिंक्रोनस गति के अंश के रूप में, सिंक्रोनस गति का मतलब है NS, सिंक्रोनस गति के अंश के रूप में जब हम लोग स्लिप को लिख देते हैं, ये जो स्लिप है NS माइनस NR, इस स्लिप को जब सिंक्रोनस गति के अंश के रूप में रख देते हैं तो यही अंश स्लिप कहलाती है। अंश स्लिप को हम लोग S से दर्शाते हैं, अंश स्लिप को हम लोग S से दर्शाते हैं, S। और वापस देख लो अंश स्लिप क्या है,
जब हम लोग स्लिप को सिंक्रोनस गति के अंश के रूप में रख देते हैं, स्लिप क्या है, ns माइनस nr, ns माइनस nr, जब स्लिप को सिंक्रोनस गति के अंश के रूप में रख दिया तो यही अंशीय स्लिप कहलाएगा। और अंशीय स्लिप को परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए इसको 100 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला हो गया कि s बराबर ns माइनस nr बटे ns इंटू 100। बाद में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए। रोटर फ्रीक्वेंसी, तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी FR, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है स्टेटर फ्रीक्वेंसी, स्टेटर फ्रीक्वेंसी इंटू अंशीय स्लिप। स्टेटर फ्रीक्वेंसी और अंशीय स्लिप दोनों का जो गुणनफल है, दोनों के गुणनफल से हमें रोटर फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। देखो सबसे पहली बात आपको बता दूं, स्टार्टिंग के समय स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर ही रोटर फ्रीक्वेंसी होती है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है स्टेटर फ्रीक्वेंसी। स्टेटर फ्रीक्वेंसी को हम लोग F से दर्शाते हैं। तो रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग के समय बराबर होती है, और जैसे जैसे रोटर की गति बढ़ती है रोटर फ्रीक्वेंसी घटती जाती है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी रोटर की फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। और जब रनिंग अवस्था में रहती है मोटर तो रोटर की फ्रीक्वेंसी का मान 1-2 हर्ट्ज के लगभग रहता है। ठीक है। उसके बाद एक विशेष बात आपको और बता दूं मैं, 3 फेज की इंडक्शन मोटरों के अंदर एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंशीय स्लिप का मान कितना होता है। तो 3 फेज की इंडक्शन मोटरों में अंशीय स्लिप का मान 2% से, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं, ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जो अंशीय स्लिप है, इस अंशीय स्लिप का मान 3 फेज की इंडक्शन मोटरों में 2% से 5% तक होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस पॉइंट का। अब एग्जाम में 2% की जगह 2.5% या 3% या 2% या 3.5% या 4-5% तक आपका इसका मान होता है। लेकिन काफ़ी बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब बड़े आकार की मोटरें होती है 3 फेज की तो उनमें स्लिप का मान कम होता है, और बड़े आकार की इंडक्शन मोटरों में स्लिप का मान 1.5% से 2.5% तक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बड़े आकार की इंडक्शन मोटरों में अंशीय स्लिप का मान होता है तो 1.5% से 2.5%, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि सामान्यतः इंडक्शन मोटरों में अंशीय स्लिप का मान होता है तो आपको आंसर देना है 2% से 5%। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन के क्वेश्चनों पे आते हैं। चलो दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों पे चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जो 3 फेज की मोटरें होती है इनमें सिंक्रोनस गति जो है इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, F इंटू 120 बटे पोलों की संख्या। F का मतलब फ्रीक्वेंसी है, 120 इंटू पोल्स की संख्या, NS बराबर सिंक्रोनस गति बराबर। उसके बाद हम लोग बात करें कि ये सूत्र निकला कहाँ से, तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F बराबर पोल इंटू गति बटे 120। तो यहाँ से वज्र गुणा करने पर हम लोग देखेंगे कि गति बराबर होगा F इंटू 120 बटे पोल, और गति कौन सी है, सिंक्रोनस गति। ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला निकला है, सिंक्रोनस गति बराबर F इंटू 120 बटे पोलों की संख्या। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखें तो 3 फेज की मोटरों में जो मेन जो पार्ट था जिस पे हम लोग चर्चा करना चाह रहे थे उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसके क्वेश्चनों को हम लोग करने जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना, वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो जो आपकी अंशीय स्लिप है जिसका चिन्ह है S, अंशीय स्लिप जिसका चिन्ह S है,
तो S समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है लोड के। लोड जिस अनुपात में घटता बढ़ता है, अंश स्लिप भी घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने किसी मोटर का लोड आधा कर दिया तो उसकी स्लिप आधी हो जाती है। अगर आपने किसी मोटर का लोड 80% कर दिया तो उसकी स्लिप भी 80% हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करें कि मोटर पर लोड आपने दोगुना कर दिया तो स्लिप भी दोगुनी हो जाती है। अर्थात स्लिप या अंश स्लिप जिसको हम लोग कहते हैं सीधे समानुपाती है लोड के। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से इसी फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग देख लेते हैं कि एक 6 ध्रुवीय 3 फेज 400 वोल्टेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम पर गतिशील है, तो अंश स्लिप कितनी होगी। आप सभी को पता है कि अंश स्लिप S बराबर, फॉर्मूला अभी आपको बताया था मैंने कि S बराबर है NS सिंक्रोनस गति माइनस NR रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि सिंक्रोनस गति। आप लोग देखिए, रोटर गति तो आपको दे रखा है कि मोटर 960 पर चल रही है, लेकिन सिंक्रोनस गति आपके पास मौजूद नहीं है। तो पहले आप लोग सिंक्रोनस गति ज्ञात कर लीजिए। तो देखो, सिंक्रोनस गति का सूत्र आपके सामने है कि सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला आपके सामने है। तो सिंक्रोनस गति बराबर, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो हम यहाँ लिख देंगे 50 इंटू 120 बटे पोलों की संख्या। पी का मतलब पोल कितने हैं, 6 है। तो 6 का भाग जब हम लोग देंगे 12 में तो 20 बार जाएगा 120 में 6 का भाग। ठीक है, तो 50 इंटू 20 किया तो 1000 आरपीएम आपका आ गया। ठीक है, तो सिंक्रोनस गति हमारे पास आ गई 1000 माइनस रोटर गति हमारे पास है 960 बटे 1000 सिंक्रोनस गति इंटू 100। जब हम लोग 1000 में से 960 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 40, और 40 को 100 से गुणा किया तो 4000 बटे 1000। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, हमारा यहाँ पे बच जाएगा 4%। ठीक है, ठीक, चलो दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था स्लिप से रिलेटिव, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे कि एक 8 ध्रुवीय 3 फेज 400 वोल्टेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 720 आरपीएम पर घूर्णन करती है। कितना आरपीएम पर चल रही है, 720 पर। तो 75% लोड पर घूर्णन गति कितनी होगी। आपको 75% लोड पर घूर्णन गति की गणना करनी है। अर्थात पूर्ण भार कितना, पूर्ण भार का मतलब क्या है, पूर्ण भार का मतलब क्या है। पहली बात तो पूर्ण भार का मतलब है 100% भार। कितना प्रतिशत, 100% भार पर गति 720 है। तो आप एक अंदाज़ा लगाएं कि पूर्ण भार जब 100% भार है, 720 आरपीएम है, तो जब लोड को कम करेंगे 75% करेंगे तो आपकी घूर्णन गति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 720 से तो गति क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी। और आपके ऑप्शन भी देख सकते हो, 750 है, 732.5 है, 729.25 है और 727.5 आरपीएम है। ये ऑप्शन आपको सामने दिख रहे हैं। ठीक है, तो तुक्का तो हम लगा ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में। अब हमें पता होना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जाए। तो सबसे पहली बात आप सबको मैंने बताया था कि सिंक्रोनस गति बराबर F इंटू 120 बटे पोल होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि S जो है, जिसको अंश स्लिप कहते हैं, अंश स्लिप जिसका चिन्ह है S समानुपाती होता है सीधे लोड के। लोड को जिस अनुपात में घटाया बढ़ाया जाएगा उसी अनुपात में आपकी S भी बदलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमें ज्ञात करना है, पहले तो स्लिप ज्ञात करना है, नॉर्मल स्लिप ज्ञात करना है। तो आप सबको पता है कि स्लिप बराबर क्या है सूत्र। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि स्लिप बराबर है सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति। सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो हम फॉर्मूले में सभी चीज़ों को रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे रोटर गति तो है, 720 आरपीएम हमारे पास है पूर्ण भार पर, लेकिन पूर्ण भार पर जो सिंक्रोनस गति है वो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो पहले हमें सिंक्रोनस गति की गणना करनी है। तो सिंक्रोनस गति बराबर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है इंटू 120 बटे पोल क्वेश्चन में कितने दिए हैं, 8 दिए हैं। तो 8 का भाग जब 12 में दिया तो एक बार बच गया 4, 40 में 8 5 40, यानी 15 इंटू 50 किया तो 750 आरपीएम।
आपका सिंक्रोनस गति आ गई। उसके बाद हम लोग एस की गणना करें, पूर्ण भार की बात हो रही है, तो पूर्ण भार पर जो अंशीय स्लिप है वो हो जाएगी 750 माइनस रोटर गति है 720 बटे 750 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 30 बटे 750 इंटू 100। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग दिया तो 75 में 25 बार, और ये हो गया 100 बटे 25 बराबर 4%। पूर्ण भार पर इस क्वेश्चन में अंशीय स्लिप का मान 4% आ रहा है, तो 75% भार पर आप सबको पता है कि अंशीय स्लिप सीधे समानुपाती किसके, लोड के। तो जब पूर्ण भार पर 4% है तो 75% भार पर हम लोग एस देख रहे थे कि 75% भार पर एस क्या होगा, तो एस सीधा समानुपाती लोड के है। जब लोड 75% हो गया तो आपका एस भी कितना हो जाएगा, 75% पहले से, तो 75% भार पर एस, तो 4 का स्लिप 4% है, तो 4 का 75%, 75 बटे 100 यानी 3 बटे 4, 4 का 75% बराबर हो जाएगा 4 इंटू 75 बटे 100। ठीक है, तो 25 से 3 बार कट गया, 25 से 4 बार कट गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या, 3%। ठीक है, यानी स्लिप आपकी परसेंटेज में थी। ठीक है, तो आपकी अब जो स्लिप आएगी वो भी परसेंटेज में आएगी। पहले स्लिप 4% थी, अब पहले स्लिप 4% थी और 4% का 75% हम लोग ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3%। स्लिप 3% आ गई, तो अब देखिए आप लोग थोड़ा सा कि स्लिप जब 3% आ गई तो रोटर गति 75% भार पर, 75% भार पर रोटर गति बराबर हो जाएगा, रोटर गति का फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस गति इंटू 1 माइनस एस। एस का मतलब है अंशीय स्लिप, तो सिंक्रोनस गति है 750, 1 माइनस एस का मान है 3 बटे 100, 3%, तो 100 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 100 हो गया, और 100 में से 3 घटाया तो 97 बच गया, तो हम लिखेंगे 750 इंटू 97 बटे 100। ठीक है, उसके बाद 25 से इसको काटा तो 25 से 30 बार कट गया और 25 से 4 बार कट गया, तो जब 97 को हम लोग गुणा करेंगे 30 से, 2 से काट सकते हैं आप लोग, वैसे काटना चाहो तो 2 से 2 बार कट गया और 2 से 15 बार कट गया। 15 इंटू 97 जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 15 7 105 का 5 बच गए 10, और 15 9 135, 10 हो गया 145 बटे 2। जब 2 का भाग हम लोग 1455 में देंगे, 2 का भाग जब हम लोग 1455 में देंगे तो भाग देने पर आएगा 14 के अंदर 2 का भाग 7 बार, 5 के अंदर 2 का भाग 2 बार, बच गया 1, 15 में 2 का भाग 7 बार और बच गया 1, पॉइंट लगाओ, फिर 10 में 5 बार, तो ये आ गया आंसर आपका 727.5 RPM। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आगे आने वाले जो वीडियो है उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स करें।